नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आज जो हमारा आज का प्रश्न होगा वह है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, या हिंदी साहित्य ये कविता का काल विभाजन, इस तरह से प्रश्न इसमें हम करेंगे इसका काल विभाजन। तो बच्चों, जो हमारा जो 10th के बेस पर जो क्वेश्चन आता है इसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास में से, तो या तो ये काल विभाजन जो है ये 2 या 3 नंबर का आपको आएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पे उसी के आधार पर हम यहाँ पे नंबर के जिस मतलब 2 या 3 नंबर का आपको आएगा, उसी के आधार पर हम यहाँ पे आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक, यहाँ पे हम उतना ही लिखेंगे। आपको इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि इस तरह से प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है काल विभाजन कीजिए और किसी एक काल को आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको आएगा, या हम स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं। फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रश्न करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन या हिंदी कविता का काल विभाजन, इस तरह से ये प्रश्न आता है। तो ये है, ये हम करेंगे आज इस वीडियो में, हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसको 4 कालों में बांटा गया है। ये याद रखना है आप में। ये आपको शॉर्ट में भी पूछते हैं, वो बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उसमें भी आपको ये पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो अब इसका समय देख लेते हैं, कौन सा काल जो है कौन से काल समय से लेकर कौन से समय तक रहा है। तो जो आदिकाल है, आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक का इसका समय रहा है। फिर भक्ति काल का समय जो है वो संवत 1375 से 1700 तक रहा है। फिर रीतिकाल जो है, रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक का रहा है। फिर आधुनिक काल जो है उसका समय संवत 1900 से अब तक जो है वह आधुनिक काल है। ठीक है, तो ये इसका समय था कि कौन सा काल जो था कौन से समय से कौन से समय तक रहा है। अब हम इस काल को जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे इस काल की। तो सबसे पहले काल है हमारा आदिकाल। तो ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 1050 से 1375 तक माना जाता है। मतलब इसका आरंभ जो था आरंभिक काल था, जो आदि काल था ये इसका शुरुआती आरंभिक काल था। ठीक है, आरंभिक काल जो था वो आदि काल था। ठीक है, तो इसका समय जो था वो 1010 से लेकर 1375 तक का समय था। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो इतिहासकारों ने आदिकाल को आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से अभिहित मतलब संबोधित करना चाहा है। जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया है, आदिकाल को कई नामों से पुकारा हुआ है। ठीक है, कई नाम दिए हैं आदिकाल को, जैसे आदिकाल हो गया, वीरगाथा काल हो गया, चारण काल हो गया। ये कई नामों से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे उन्होंने इसको कई नाम दिए, लेकिन इनमें से 2 ही नाम प्रचलित हुए, 2 ही नाम इसमें से फेमस हुए थे। कौन कौन सा? आदिकाल और वीरगाथा काल। तो आप इसमें कह सकते हो कि जो आदिकाल है उसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो उसके बाद आपने बताना है कि इस काल के दौरान देश जो था, हमारा जो देश था वो विदेशी आक्रमणकारियों से जूझता रहा। इस काल के कवियों ने राज दरबारों में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की और उनकी वीरता भरी कविता लिखते रहे। इस काल में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविता रची, इनकी पहेलियां लोकप्रिय हुई। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ रचे गए, जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो,
ठीक है। विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो इस काल के जो थे ग्रंथ थे। तो बच्चों आपने इसमें यही लिखना है कि जो हिंदी साहित्य का जो ये आदिकाल जो है ये हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था। ठीक है। तो इसको जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उन्होंने इनको कई नाम दिए, जैसे आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, लेकिन इनमें से दो ही नाम प्रचलित हुए थे, दो ही नाम फेमस हुए थे, आदिकाल और वीरगाथा काल। यानी कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो इस काल में क्या था कि जो हमारा देश था वो विदेशी जो बाहरी आक्रमण थे, बाहरी आक्रमणकारियों से ये जूझ रहा था। ठीक है। उस समय की बात है। तो उस समय के जो कवि थे वो राजदरबारी कवि होते थे। तो राजदरबार में रहकर वो अपने राजाओं की जो वीरता थी उसकी प्रशंसा बढ़ चढ़कर करते थे। जो उनके राजा होते थे उनकी वो तारीफ जो थी, उनकी प्रशंसा जो थी, उससे भरी वो कविताएं लिखते थे। और इस काल के जो प्रसिद्ध कवि यहाँ पे बोल सकते हैं हम, ये है अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो जो थी उन्होंने इस काल में जितनी कविताएं जो लिखी उसकी बोली खड़ी बोली थी। मतलब भाषा कौन सी थी उसकी? खड़ी बोली थी। खड़ी बोली में उन्होंने क्या करी, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी। और इनकी जो पहेलियां थी वो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। और इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए थे। मतलब इस काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सभी ग्रंथों के नाम रासो शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो जितने भी रासो, जिन ग्रंथ के नाम, जिन रचनाओं के आगे रासो शब्द लगा होगा तो वह आदिकाल की रचनाएं होंगी। तो इस आदिकाल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वह सारे उन सब के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो कुछ उदाहरण है यहाँ पे जो ग्रंथ लिखे गए थे इस काल में, जैसे विजयपाल रासो। देखो सभी जितने भी ग्रंथ है सबके साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। हमीर रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि इस काल के ग्रंथ हैं। तो ये था आदिकाल का परिचय। आगे देखते हैं बच्चों भक्ति काल। तो भक्ति काल का समय जो था वो 1375 से लेकर 1700 तक का समय भक्ति काल माना जाता है। इस काल को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कई लोग इस काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया कि जो भक्ति काल जो था इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको स्वर्ण युग के नाम से भी यह काल जाना जाता है। ये वह समय था जब राजपूतों की शक्ति जो थी वो नष्ट हो चुकी थी और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू जन जो था वो हिंदू जीवन जो था करुणामय होकर भगवान की ओर झुका। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो आदिकाल जो था, आदिकाल में हमने पढ़ा कि यहाँ पे आक्रमणकारियों का से हमारा देश जूझ रहा था। तो भक्ति काल तक आते आते क्या हो गया था, यहाँ पे जितने भी मतलब राजा जो थे, राजपूत जो थे, उनकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। तो अपनी ये था कि जो अपनी जो देश की जो धर्म और संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए यहाँ पर जो हिंदू जनजीवन था वो किसकी ओर झुका? भगवान की ओर झुका। मतलब यहाँ पे भक्ति काल से आपको पता चल रहा है कि इस काल में भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं की गई थी। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस काल में क्या थी? भक्ति की प्रधानता थी। ठीक है। भक्ति को इस काल में भक्ति से भरपूर जो थी रचनाएं वो रची गई थी। ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये काल जो है, इस काल में 2 प्रकार की भक्ति की गई। ठीक है। अब इस काल में कितने प्रकार की भक्ति की गई थी? 2 प्रकार की भक्ति। एक तो थी निर्गुण, दूसरी थी सगुण भक्ति। एक थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की भी आगे शाखाएं थी। निर्गुण भक्ति की भी आगे 2 शाखाएं थी। निर्गुण भक्ति की शाखाएं 2 शाखाएं कौन सी थी? एक थी ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे वो थे संत कबीरदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे और गुरु रविदास जो थे ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। फिर प्रेम मार्गी शाखा जो है उनके कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी थे, ये थे कुतुबन थे, मंझन थे, ये जो थे प्रेम मार्गी शाखा के
कवि थे। ये थे निर्गुण भक्ति की शाखाएं। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति की गई थी, एक थी निर्गुण भक्ति, एक थी सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति जो थी उसकी दो शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी शाखा थी, एक प्रेम मार्गी शाखा थी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो थे वो कबीरदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे और गुरु रविदास जी थे। ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। और प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो थे वो मलिक मोहम्मद जैसी जी थे, कुतुबन थे, मंझन थे। ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। तो इसी प्रकार से जो सगुण भक्ति थी उसकी भी दो शाखाएं थी, राम मार्गी शाखा और दूसरी थी कृष्ण मार्गी शाखा। ठीक है, तो राम मार्गी शाखा के जो कवि थे वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि जो थे वो सूरदास जी थे, रसखान जी थे और मीरा जो थी, ये इनके मीरा जो थी ये इनकी प्रमुख कवि थे। ठीक है, तो मीरा जो थी वो कवित्री थी। तो जैसे सूरदास जो हैं और रसखान जो हैं ये इनके कवि, इस शाखा के कवि थे। और मीरा जो थी वो कवित्री थी। ठीक है, जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की ओर जिनका कृष्ण की ओर अधिक झुकाव था, कृष्ण की भक्ति की ओर अधिक झुकाव था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भक्ति काल जो था, भक्ति काल में क्या हुआ था कि भक्ति काल में लोग जो थे ज़्यादातर भक्ति योग की ओर झुके थे, जिस कारण भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति हमें देखने को मिलती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं आगे हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा है, देन उसके बाद प्रेम मार्ग की शाखा है। फिर सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं, राम मार्ग की शाखा है और कृष्ण मार्ग की शाखा है। अगली हमारा तीसरा जो काल है वो है रीति काल। तो रीति काल का समय जो था वो 1700 से 1900 ईस्वी तक का समय जो था वो था, उसे हम रीति काल कहते हैं। और इस काल में अधिकतर कवि जो थे वो दरबारी कवि थे। दरबारी कवि मतलब जो दरबार में रहकर कविताएं रचते थे। इस काल में लिखी जाने वाली रचनाओं में नक्शिक और श्रृंगार वर्णन मुख्य रूप से मिलता है। अब इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उनमें नक्शिक का वर्णन मिलता है। नक्शिक का मतलब हो गया, मतलब पूरा वर्णन हमें सिर से लेकर पैर तक या पैर से लेकर सिर तक का जो भी पूरा वर्णन, मतलब हमें पूरी एक्सप्लेनेशन हमें इस काल में मिलती है। और यहाँ पे श्रृंगार वर्णन जो है वो मुख्य रूप से हुआ है। श्रृंगार वर्णन जो है, श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों का वर्णन हमें जो है रीति काल के काव्य में हमें देखने को मिलता है। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा कि जो श्रृंगार वर्णन जो है हमें मुख्य रूप से मिलता है। श्रृंगार पक्ष जो है, श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष है, एक वियोग पक्ष है। तो दोनों प्रकार के पक्षों का वर्णन हमें इस काल में देखने को मिलता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी इसमें, जिस कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीति काल का एक और नाम है जो है श्रृंगार काल। फिर इस काल के जो प्रमुख कवि थे वो थे बिहारी जी, मतीराम जी, केशवदास जी, सेनापति जी और देव जो हैं, ये इनके प्रमुख कवि थे रीति काल के। अब हमारा लास्ट काल आ गया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय मतलब 1900 से लेकर जो अब तक का काल है, अब तक का समय है, वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक काल, आचार्य शुक्ल ने इस युग को गद्य काल का नाम दिया है, क्योंकि उन्हें इस काल में गद्य की प्रधानता दिखाई दी थी, परंतु इस युग में गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से विकास हुआ है। आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास बहुत तेजी से हुआ है और अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में ही की गई। इस काल के आरंभ में राष्ट्रभक्ति और समाज सुधारक कविताएं लिखी जाने लगी। 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही प्रयोगवादी कविता में प्रकृति चित्रण, शुरू होते ही शायवादी कविता में प्रकृति चित्रण, कोमल पदावली और कल्पना को अधिक स्थान दिया गया। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख शायवादी कवि हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा आधुनिक काल है, इसको जो आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने इसको गद्य काल भी कहा है। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि काव्य, जैसे ये भक्ति का जो आदिकाल था उसमें भी कविताएं रची गई, भक्ति काल में भी कविताएं रची गई, रीति काल में भी कविताएं रची गई, लेकिन जो गद्य का विकास हुआ था वो आधुनिक काल में ही हुआ था। तो आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों की प्रधानता है, मतलब दोनों का समान रूप से विकास हुआ। आधुनिक काल जो था उसमें गद्य काल मतलब ये प्रारंभ हुआ था, इसलिए गद्य जो रचनाएं थी वह इस काल में लिखना शुरू की गई थी। तो इस काल में गद्य और पद्य जो है दोनों का विकास एक समान रूप से हुआ है। और आधुनिक काल में जो है खड़ी बोली का विकास बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, जो जितनी भी रचनाएं थी, आधुनिक काल की जितनी भी रचनाएं हैं वो ज्यादातर खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं। और जैसे ही इस काल का प्रारंभ हुआ था, मतलब ये काल आरंभ हुआ था, तो इसमें राष्ट्रभक्ति और समाज सुधारक की कविताएं जो थी वो लिखी जाने लगी थी। और 20वीं शताब्दी के जैसे 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो शायवादी कविता लिखे जाने लगी थी, जिसमें प्रकृति चित्रण होता था। फिर उसमें कोमल पदावली और कल्पना पर आधारित ये कविताएं लिखी जाती थी। और इसके जो प्रमुख कवि और कवित्री, मतलब इनके अंतर्गत जो आते हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जो हैं, जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कवित्री जो है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये शायवादी कवि हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, शायवादी कविता के साथ साथ राष्ट्रवादी कविता की धारा भी चली इसी युग में। और इस युग के कवियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया है। ऐसे कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, रामधारी सिंहकर जी हैं, जो इन कवियों इन्होंने अपना योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, तो अभी हम इसका आज हम इतना ही करेंगे। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इसकी आदिकाल की विशेषताएं करेंगे, भक्ति काल की विशेषताएं करेंगे, रीति काल की विशेषताएं करेंगे, और आधुनिक काल को भी कालों में बांटा गया है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि आधुनिक काल को कितने कालों में कितने भागों में बांटा गया। आधुनिक काल जो है उसको भी वह भी भागों में विभाजित है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और वह काल कौन कौन से हैं और उन काल का समय कौन कौन सा है। तो ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी।